हेलो दोस्तों, आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के बैंक खातों में किसान निधि कब आएगी, इसको लेकर अपडेट आ गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा और साथ ही आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। इसके अलावा आजकल LPG गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारियां देखेंगे। ईरान और अमेरिका इजरायल को लेकर जो युद्ध के अपडेट चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारियां लेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी काम की खबरें आई हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसी काम की खबरें आपके मोबाइल पर हर रोज आपको दिखती रहेगी। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से शीतलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज 11 मार्च को शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और ये पर्व हर साल चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे बसोड़ा या बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। और आज के दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है और फिर इस भोजन को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आज के दिन माँ शीतला की पूजा अर्चना कर परिवार को बीमारियों से बचाने की प्रार्थना की जाती है, स्वास्थ्य की रक्षा की कामना की जाती है। और खबरों में सबसे पहले कुछ अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों में आप देखिए, राजस्थान के कोटा से खबर आई है। बाइक की सीट पर नीचे छिपे सांप ने युवक को डस लिया। युवक के हाथ और कमर पर सांप ने काट लिया। कोटा में चलती बाइक में छिपे एक जहरीले सांप ने युवक को काट लिया, ऐसी घटना सामने आई। तो इसलिए आप गाड़ी घोड़े को लेकर सावधान रहें। कई बार होता ना कि रात के अंधेरे में वो गाड़ी में छुप जाते हैं और हम सुबह देखते नहीं, वो चाबी लगाते ही ट्रन, और ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो थोड़ी सी सावधानी जरूरी। और इधर आप देखिए, CBSE के 12वीं के पेपर में डांस वीडियो का QR कोड सामने आया। अब इतना बड़ा बोर्ड का एग्जाम और पेपर में आप देखिए QR कोड जब स्कैन करके ओपन हो रहा है तो एक YouTube वीडियो का लिंक ओपन हो रहा है। और ये बात CBSE तक भी पहुंची और बोर्ड ने कहा कि भाई पेपर तो पूरी तरह सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो CBSE को स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा। QR कोड स्कैन करने पर असल कंटेंट की जगह पर YouTube खुल रहा था। होता ना कि पेपर के हर पेज के ऊपर इस तरह से QR कोड बना हुआ। CBSE ने कहा कि तकनीकी कारणों से QR कोड में गड़बड़ी आई है। और इधर आप देखिए, चीन में 56 जातीय समूह को एकजुट करने का एक नया कानून सामने आ रहा है। चीन में जिनपिंग सरकार अब एक नए कानून को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जिससे अलग अलग जातीय समूह को एक ही राष्ट्रीय पहचान दी जाएगी। और इधर सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश यथावत रहे। सहारा इंडिया को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यानी SAT ने सेबी के आदेश को बरकरार रखा है और 14,000 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए। तो सहारा निवेशकों के लिए भी ये अच्छी खबर है। और इधर आप देखिए, राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में दिल्ली से घूमने के लिए आई एक विदेशी महिला टूरिस्ट ने टैक्सी ड्राइवर को 3,000 रुपए की बजाय 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। और इस पर टूरिस्ट ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने CCTV के जरिए टैक्सी को ट्रेस किया। ड्राइवर को ढूंढकर पुलिस ने विदेशी महिला को उसके बाकी रुपए वापस दिलवाए। कई बार होता ना कि ये ऑटो वाले, छोटी छोटी बसों वाले लोग विदेशी समझकर या फिर ऐसा समझते हैं ना कि यार इतना किराया तो इनको मालूम ही नहीं होगा, तो मर जाए वो किराया ले लेते हैं। तो 3,000 के बजाय 30,000 रुपए दिए और वापस कुछ दिया ही नहीं। तो शिकायत हुई और विदेशी टूरिस्ट को वापस पैसा दिलाया गया। और इधर आप देखिए, 8,500 लोगों से 2 करोड़ रुपए ठगने वाला एक भाई साहब गिरफ्तार हो गया। 8,500 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। किताबें तैयार करने के नाम पर यह रकम ली गई थी। और इधर बड़ी खबर आ रही है, गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब NOC की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। दरअसल दोस्तों, पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना अब आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। और इसी के लिए नीति आयोग की एक हाई लेवल कमेटी ने परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। और इसके अलावा सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी बदलाव कर सकती है। तो ऐसे कुछ अपडेट्स अभी चल रहे हैं। और इधर आप देखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सरकारी स्कूल का मिड डे मील खाने से 43 बच्चे बीमार हो गए। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि स्कूल के खाने में चिपकली गिर गई थी। और इधर बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से पश्चिम एशिया के ताजा हालातों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में चल रहे संघर्ष पर विस्तार से बात की है और भविष्य में भी लगातार संपर्क में रहने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं की बातचीत पश्चिम एशिया संकट, खास करके ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है। पश्चिम एशिया तनाव में आप देखिए, पुतिन ने भी ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और कहा कि संघर्ष को कम करें, समाधान निकालने की जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हालात को शांत करने की पहल की है। और इधर आप देखिए, होर्मुज के पास भटक गए 200 जहाज। ईरान युद्ध की सिग्नल जैमिंग से वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच इस क्षेत्र में भारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमिंग देखी जा रही। हालात दोस्तों यहाँ पर यह हो रहे हैं कि जहाजों के नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर चुके हैं और दुनिया के कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा गई है। और अब आपको बताते हैं असली ईरान और अमेरिका इजरायल को लेकर अभी क्या अपडेट चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, अमेरिका ने कहा कि भाई हम ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। और इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान पर अब तक के सबसे
सबसे बड़े और सबसे तेज हमले किए जाएंगे और इस हमले में बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बम वर्षक विमान शामिल होंगे। बमों की वर्षा की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं कमजोर हो रही है और बुरी तरह हार रहा है। लेकिन आप देखिए, ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि वह धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो लोग ईरान को खत्म करने की बात करते हैं उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। कुल मिलाकर अभी झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा, ईरानी लोग उनसे नहीं डरते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल जहाजों को रोकेगा तो फिर उस पर हमले तेज किए जाएंगे। लेकिन ईरान ने कहा कि ईरानी लोग उनसे नहीं डरते हैं। उन्होंने ईरान ने कहा कि तुमसे भी बड़े लोग इसे मिटाने में नाकाम रहे, इसलिए सावधान रहो, कहीं तुम ही न निमट जाओ। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी ऑयल शिप गुजरने से रोकता है तो उस पर 20 गुना ज्यादा तेजी से हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान अभी झुक नहीं रहा है और इसी बीच दिन में यह भी खबरें आई कि भाई ईरान की बमबारी से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थोड़े नरम पड़े और ऐसे में शेयर बाजार थोड़ा ऊंचा हुआ और ऐसी भी खबरें चली कि सीज फायर के लिए बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वह शर्तों पर यह सब कुछ निर्भर करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें और ईरान अभी मानने वाला है नहीं। ईरान लगातार कह रहा है कि भाई ईरान ने नष्ट कर दिए अमेरिका के 10 रडार और कहा कि युद्ध कब खत्म होगा। ईरान कह रहा है कि भाई ये हम तय करेंगे। तो ईरान ने फारसी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के 10 आधुनिक रडार सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया और ईरान ये साफ साफ कह रहा है कि इस युद्ध का अंत वाशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा और ईरान युद्ध लगभग खत्म हो गया, तेल की आपूर्ति नहीं रुकने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कभी ये बयान देते हैं, कभी वो बयान देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो जहाज गुजरते हैं ना वो जल डमरू मध्य से, अगर ईरान जहाज रोकने की कोशिश करेगा तो फिर ये हमले डबल कर दिए जाएंगे, ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी जिससे कभी ईरान उबर नहीं पाएगा। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी तय हो रही है कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो लगातार बदल रहे हैं। कभी वह कहते हैं कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है तो कभी इसे अभी शुरुआत बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की जिसमें भी उन्होंने कोई साफ योजना नहीं बताई। तो अभी ये कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा कि भाई अमेरिका जंग रोकेगा या फिर तेहरान में और बम गिराएगा। ईरान युद्ध पर हर 12 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदल जा रहे हैं और ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं क्योंकि 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहीं से होता है। लेकिन एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाल चली तो फिर इस हमले से विश्व युद्ध का खतरा भी आगे मंडरा सकता है और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। अब आपको ताजा अपडेट ये बताते हैं कि 11 दिनों की जंग तो कंप्लीट हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहां खड़े हैं, अमेरिका को इससे नुकसान हुआ या फिर ईरान कुछ हद तक कमजोर हुआ। सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध के 11 दिन बाद भी न तो ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट हुए और न ही अमेरिका सत्ता परिवर्तन करा पाया। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर तेल बाजार को झटका दिया और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों से अमेरिका को करीब 23,188 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हो चुका है। जंग के दौरान एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी सामने आया, आपको बताइए। खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप की इच्छा के उलट विपरीत मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर भी घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद भी ईरान ने वेनेजुएला की तरह आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध में भी डटा हुआ है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। अमेरिका अब तक इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा सका है। तो कुल मिलाकर ये जो युद्ध की स्थितियां हैं अभी लगातार बनी हुई है, तनाव भी बना हुआ है। और इसी बीच आप देखिए, ईरान जंग से थाईलैंड में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। कर्मचारी ऑफिस में सूट और टाई भी नहीं पहन सकेंगे। ईरान जंग का असर अब एशिया के कई देशों में भी दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम 9 एशियाई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। हालात अब ऐसे हो रहे हैं कि अलग अलग देशों को ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं। थाईलैंड ने सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को सूट टाई जैसे औपचारिक कपड़े पहनने से भी मना किया गया है ताकि एसी का इस्तेमाल कम से कम हो सके। पाकिस्तान में भी खर्च कम करने के लिए मंत्रियों की सैलरी और विदेश यात्राओं पर भी रोक लग गई है। स्कूलों को बंद करना पड़ा है। तो अभी तेल गैस की किल्लत और हालात और आगे भी क्या कुछ बने रहेंगे आप खबरों में देखिए। फिलहाल आपको बताएं, पश्चिम एशिया में जंग छिड़ने से दुनिया भर में एनर्जी का संकट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार लगातार ये करे कि भारत में ऑयल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। भारत में पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है। हालांकि एहतियात के तौर पर भारत ने कई कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा असर अभी दुनिया भर में एनर्जी संकट को देखने को मिल रहा है। खास करके एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थितियां भी बिगड़ रही हैं। भारत सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है। भारत में फिलहाल एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के कारण पैनिक सिचुएशन बन रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सिलेंडर की जमाखोरी होने से एलपीजी सिलेंडर ज्यादा दामों पर दिए जा रहे हैं। और इन सब तमाम बातों को लेकर, चीजों को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों को निर्देश दिए कि मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद भारत में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल ईंधन और गैस को लेकर भारत में कोई कमी नहीं है। देश में एलपीजी की पर्याप्त मात्रा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास पर्याप्त भंडार है। हालांकि आपको पता होगा, सरकार ने अभी कई सारे नियम भी लागू किए हैं। बुकिंग
के नियमों में भी बदलाव हुआ है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिन का एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग पीरियड जैसा नियम भी लागू हो गया। एक बार सिलेंडर बुक करने के बाद फिर 25 दिन बाद हो पाएगा। और सरकार ने कहा कि भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल और गैस आयात के विकल्प पर तैयारी कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो सके और ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे। भारत के पास करीब 8 हफ्ते का तेल भंडार भी उपलब्ध है। और इसी बीच एलपीजी संकट पर रेस्तरां उद्योग में अलर्ट है। एनआरआईए ने भी एडवाइजरी जारी की है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों को एडवाइजरी जारी की। संगठन ने रेस्टोरेंट मालिकों से ईंधन बचाने और संचालन को सुचारू बनाए रखने के उपाय तुरंत लागू करने की अपील की है। फिलहाल आप देखिए हमारे देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है। सरकार ने कमी की चिंताओं को फिलहाल खारिज किया। और इधर रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी में भी एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर गैस को लेकर सरकार अभी बड़े फैसले ले रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है। और पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि इस जंग का असर आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। और इधर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत का बड़ा दावा आप देखिए, 3 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है, ऑर्डर दिया गया। और आपको बताएं एक दो नहीं, भारत कुल 40 देशों से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। उन देशों की लिस्ट में कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया देश भी शामिल हैं। भारत सरकार ने साफ साफ कहा कि फिलहाल देश में तेल की कोई कमी नहीं है। और इसी बीच आप देखिए पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका में भी तेल का करंट लगने लगा है। पेट्रोल डीजल के दामों में भी वहाँ जबरदस्त इजाफा हो गया। तेल संकट के बीच बांग्लादेश को भारत की मदद मिली है। 5000 टन डीजल ढाका पहुंचाया गया। भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। भारत ने एक समझौते के तहत बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की आपूर्ति की। चलिए फिलहाल खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दें, यानी कोविड टीकाकरण से अगर साइड इफेक्ट होता है तो फिर मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तरह के निर्देश दिए हैं। और आपको बताएं पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी दोनों राज्यों को करीब 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। और इधर लोकसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई। लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 11 सीटों पर मुकाबला। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों के 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही निर्वाचित हो गए। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने इस्तीफा दे दिया। दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां हुई थी, 22 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगा था। अब फाउंडर राहुल भाटिया कमान संभालेंगे। और इधर एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया बढ़ा दिया है, यानी अब हवाई किराए पर भी युद्ध का असर दिखाई देने लगा है। फ्लाइट का बढ़ा हुआ नया किराया 12 मार्च से लागू हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मदुराई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में ये 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आप देखिए। और इधर आप देखिए चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश आसान होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम बदले गए। 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी निवेश कर सकेंगे। सरकार ने एफडीआई नीति में बड़ा बदलाव किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। संसद फैसला करें। शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की आशंका। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का समय आ गया है और इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। एनसीईआरटी ने जुडिशरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि अब ये किताब उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं। इधर आप देखिए जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया। सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारियां मिली थी, दूसरे की तलाश अभी जारी है। बीसीसीआई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए देगा और ये पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बटा जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। असम में 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 9,000 रुपए ट्रांसफर हुए। इसके तहत हर परिवार की एक योग्य महिला को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं। 4 महीनों का पैसा एक साथ भेजा गया। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्राथमिकता है। सीईसी के लौटते ही सीएम ममता बनर्जी ने धरना खत्म किया। और इधर खबर है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बुधवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सहित बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक के भाषणों के वीडियो देखेगा। 17 मार्च को उनकी हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा। शेयर मार्केट में आप देखिए सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर 78,206 पर पहुंच गया। कच्चा तेल हालांकि 9% सस्ता होकर $90 पर आया। ट्रंप के युद्ध जल्दी खत्म करने वाले बयान का असर रहा। निफ्टी में करीब 233 अंकों की तेजी रही और 24,262 पर बंद हुआ। गोल्ड ETF में निवेश 78% घटा है। फरवरी में सिर्फ 5,255 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। जनवरी में रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रहा था। सोने चांदी के भाव आपको बताएं बढ़त रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,700 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 रुपए पर पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली की हवा बदलेगी, प्रदूषण पर वार करेगी 22 नई मशीनें। बड़ा ट्रायल शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार के वायु प्रदूषण इनोवेशन चैलेंज का अगला चरण शुरू हो गया है। चुने गए 22 डिवाइस अब शहर के प्रदूषण हॉटस्पॉट पर ऑन ग्राउंड ट्रायल के लिए तैयार हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट सोशल
मीडिया पर फर्जी सामग्री के रेगुलेशन के संबंध में केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करेगा। आईटी नियमों पर बड़ी कानूनी जंग, केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक ठहराने वाले मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी के खतरे पर चिंता जताई है, जबकि विवादित आईटी नियमों की वैधता पर अंतिम फैसला लंबित है। सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है। 2029 लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण का तोहफा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने को लेकर सरकार गंभीर है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। चीन पर निर्भरता खत्म, भारत ने इतिहास रचा है। दवाइयों के रॉ मटेरियल निर्यात में 41,500 करोड़ की बड़ी छलांग रही। 8वें वेतन आयोग पर आप देखिए, सरकार 8वां वेतन आयोग बना चुकी है और अब वह कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव मांग रही है ताकि भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जा सके, और इसके लिए एक नोटिस भी जारी हुआ है। इस सार्वजनिक नोटिस के अनुसार सुझाव और प्रस्ताव 30 अप्रैल 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। सभी प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार हो रहे हैं। आयोग की वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। और इधर आप देखिए, उत्तराखंड में पहचान छिपाकर शादी की तो फिर जेल, लिव इन के नियम भी कड़े कर दिए गए हैं। UCC संशोधन अध्यादेश लागू हो गया है। AI को लेकर देखिए आप, एंथ्रोपी के नए फीचर ने ओपन AI की टेंशन बढ़ाई है। अब पुराने चैटबॉट की यादें क्लाउड में ट्रांसफर कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को, जी हाँ 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं किस्त के पैसे डिजिटली ट्रांसफर करेंगे, ऐसी खबरें भी चल रही हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में कई जगहों पर फैक्ट्रियां बंद हो गई, कर्मचारियों को घर भेजा गया। कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को लेकर, ठप को लेकर ये खबरें लगातार चल रही हैं। होटल रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित हो रहा है। इधर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में भंडार की गिनती का 6वां राउंड मंगलवार को पूरा हुआ। 6 राउंड की गिनती में अब तक कुल 36,49,82,000 रुपए का चढ़ावा आया है और बुधवार को आज अंतिम राउंड होगा और उसके बाद फिर सोने चांदी के गहने और अन्य आइटम तोले जाएंगे। राजस्थान सरकार की पिछले साल से रेवेन्यू में 7.10% की बढ़ोतरी हुई है। इधर राजस्थान में रबी 2026 सीजन में किसानों से सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की तैयारियां भी शुरू हुई। सरसों और चना की MSP पर खरीद 25 मार्च से 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। राजस्थान में बारिश का अलर्ट रहेगा, ओले भी गिर सकते हैं। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव के बीच राहत की खबर। राजस्थान राज्य में 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से आंधी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 मार्च को 19 जिलों में बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। 14 मार्च को मौसम बदलेगा और इस सिस्टम का असर 14 और 15 मार्च को देखने को मिल सकता है। राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की आंधी बारिश होने और तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावनाएं रहेगी। अजमेर में भी कमर्शियल सिलेंडर को लेकर, किल्लतों को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। शादियों पर भी असर पड़ सकता है। जयपुर में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर अपडेट चल रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालक लगातार परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि एजेंसियों से संपर्क करने पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रासमी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक कार्रवाई की। गन्ने की फसल की आड़ में अफीम की अवैध खेती हो रही थी। 5,317 अफीम के पौधे जब्त किए गए। अफीम के डोडों में चीरा लगाकर निकाली गई 780 ग्राम अफीम भी बरामद की गई। मौके से खेत मालिक को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकियां ईमेल के जरिए दी गई। लगभग राजस्थान के सारे पासपोर्ट ऑफिसों में मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हुई। एहतियातन संबंधित कार्यालयों को खाली करवाए गए, जांच वगैरह की गई। 14 मार्च से शुरू होंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के एडमिशन। 27 मार्च को स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। राजस्थान में संचालित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन की प्रोसेस 11 मार्च से शुरू हो रही है। 14 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। 27 मार्च को स्टूडेंट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और 1 अप्रैल से सेशन शुरू किया जाएगा। और इधर देखिए, जयपुर के अमरूदों का बाग जनपद पर रैली, सभा समारोह पर रोक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल से इंकार किया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 11 मार्च है। नीट में अब तक 22 लाख आवेदन आ चुके हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 4 लेन होगा। बदनावर, पेटलावर, थांदला, टिमरवानी सेक्शन के लिए केंद्र ने 3,839 करोड़ रुपए मंजूर किए। मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को 4 लेन डेवलप करने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में कमर्शियल गैस संकट देखने को मिल रहा है। कई शहरों में बुकिंग तक बंद हो गई। ईरान इजरायल युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में तो कलेक्टर ने ऑयल कंपनियों, गैस एजेंसियों और व्यापार संगठनों की बैठक भी बुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने भूमि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 46 लाख ग्रामीणों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की छंटनी की तैयारी से गुस्सा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 60 साल से कम उम्र के मजदूरों की मौत के आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। श्रम विभाग के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हर साल औसतन 60,000 से ज्यादा पंजीकृत श्रमिकों की जाने जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में औसत आयु करीब 67 साल है, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर अपनी कार्यशील आयु यानी 18
18 से 60 साल की आयु के दौरान ही दम तोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए 13 मार्च से आवेदन होंगे। प्री प्राइमरी और कक्षा 1 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। 2 अप्रैल को सीटों का अलॉटमेंट होगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण संशोधन विधेयक प्रारूप को मंजूरी मिल गई है। कर्मचारी चयन मंडल बनेगा। परीक्षा में नकल रोकने का नया कानून, कैबिनेट के 10 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने राकेश जैन के खिलाफ मंगलवार को करीब 1200 पेज का पूरक चालान पेश किया है। और इधर आप देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के बीच छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट पर है। पश्चिम एशिया में फंसे छत्तीसगढ़ियों की मदद के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, प्रॉपर्टी बेचने वाले का नाम खतौनी में भी होना अनिवार्य है, तभी रजिस्ट्री हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक हुई कैबिनेट की और इसमें 31 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 3 प्रस्तावों को होल्ड पर रख दिया गया है। बैठक में प्रॉपर्टी से जुड़ी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पारदर्शी बनाने को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम खतौनी या अन्य दस्तावेज में मिलान किया जाएगा। यदि दोनों जगह नाम आपस में नहीं मिलते हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी और इस नई व्यवस्था के जरिए खरीद फरोख्त से जुड़े फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सकेगी। रजिस्ट्री से पहले खतौनी की जांच होगी। कम कीमत पर शहरों में मकान मिलेंगे। गांव-गांव तक सरकारी बसें जाएगी। कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके अलावा यूपी की बिजली व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 13 मार्च के बाद स्मार्ट मीटर में बैलेंस शून्य होते ही बिजली कट जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। एजेंसियों के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें। अफसरों ने कहा कि गैस की कमी नहीं है। इधर आप देखिए, आशुतोष महाराज पर हमला होते नहीं देखा। प्रयागराज में टीटी, कोच अटेंडेंट और यात्रियों के बयान भी दर्ज किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में चोट गंभीर नहीं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल का कहीं भी अभाव नहीं है। त्योहारों, पुलिस भर्ती परीक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आप देखिए, मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत ही वेतन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों की ई लॉटरी शुरू हो गई है। 1793 दुकानों का आवंटन होगा। बिहार में भी आप देखिए, कई जगहों पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद की खबरें हैं। होटल, रेस्टोरेंट में ताले लग सकते हैं। 7 जिलों में गैस के लिए लंबी लाइन है। पुलिस सुरक्षा में कई जगहों पर सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। इधर पटना मेट्रो के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन राजेंद्र नगर के लिए टनल खुदाई का काम 12 मार्च से शुरू होगा। और साथ ही आप देखिए, पटना से खबर, पासपोर्ट अदालत लगने वाली है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बुधवार को पासपोर्ट अदालत लगाएगा। 6 महीने से लंबित 900 से अधिक मामलों की सुनवाई होगी। झारखंड को बड़ा तोहफा, आप देखिए, पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। 35 स्टेशनों पर ये रुकने वाली है। पीएम मोदी आज 11 मार्च बुधवार को धनबाद, पोतनूर, धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। पंजाब के 4 बड़े अस्पतालों में इलाज मिलेगा। कैंसर और लीवर संबंधी बीमारियां भी कवर होगी। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये बड़ी राहत दी है। हरियाणा के बुजुर्ग 8 तीर्थ स्थानों के ट्रेन से दर्शन करेंगे। रेलवे के साथ एमओयू हुआ है। फ्री में सेवा मिलेगी। सर्विंग स्टाफ भी मिलेगा। हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। इधर हरियाणा सरकार का एक और फैसला आप देखिए, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच में देरी नहीं होगी। 6 महीने में कार्रवाई होगी। पुलिस शिकायतों की जांच 6 महीने में पूरी करना अनिवार्य होगा। फरीदाबाद में एसबीआई बैंक मैनेजर सहित 4 गिरफ्तार हो गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का लॉकर तोड़ा था। 1.5 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी गायब हो गई थी। पंजाब में 10,000 से ज्यादा शादियों पर खतरा। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सप्लाई ठप की खबरें आ रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना कि घरेलू गैस की समस्या नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग कैंप 16 मार्च से कैंप शुरू होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। ठहरने खाने की व्यवस्थाएं मिलेगी। पंजाब सरकार ने युवाओं को पंजाब पुलिस में भर्ती होने का अवसर प्रदान करने के लिए फ्री में तैयारी का एक शिविर शुरू किया। इसके लिए डिटेल आप और यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 10 मार्च 2026 से शुरू हो गए। उत्तराखंड में हर परिवार की यूनिक आईडी होगी। उत्तराखंड में रहने वाले परिवारों के लिए दामी सरकार एक बड़ा व्यवस्थागत बदलाव करने जा रही है। अब राज्य के हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आईडी दी जाएगी। इस आईडी के लिए परिवार की सबसे अधिक आयु वाली महिला यानी 18 वर्ष या उससे अधिक को परिवार का मुखिया माना जाएगा और महिला न होने की स्थिति में सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया होंगे। योजना से जुड़ी 5 बड़ी बातें आप देखिए। चारधाम यात्रा से पहले बीकेटीसी की बजट बैठक, 121 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। और उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों के लिए भी बड़ा फैसला हुआ है। तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष फंड बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।